Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to discuss the second order reaction. Okay, so let us start. Second order reaction. तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल रिएक्शन कंसीडर करते हैं जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ए जो है ये प्रोडक्ट पी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखें तो हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या देता है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए टू द पावर 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। तो यहां से देखें हम लोग, तो हमारा रेट एक्सप्रेशन है, और रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेंज करके और यहां से क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को फाइंड करते हैं, रेट एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के डी टी। अब यहां से आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो सुटेबल लिमिट से। तो सुटेबल लिमिट्स अगर यहाँ पे हम लोग टाइम 0 लेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, सॉरी सी नॉट हो जाएगा। और अगर हम लोग टाइम टी ले तो फिर हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये देखो ये क्या देता है, ये देता है माइनस 1 अपॉन एक्स दे देता है। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है तुम लोग ये सीखे होगा कि x टू द पावर n होता है और dx होता है, तो ये देता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहां से हम लोग देखें तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, और ये -2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारा क्या दे देगा, -1 अपॉन एक्स। तो देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दे देगा 1 अपॉन ए लोअर लिमिट सी नॉट अपर लिमिट सी टी, और यहां से क्या दे देगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, लोअर लिमिट 0 टू टी। अब यहां से देखें तो यहां से हम लोग को क्या दे रहा है, तो ये देगा 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट, और ये देगा के इंटू टी। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखें तो यहां से हम कंसीडर कर लो इसको, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट c हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये m हो गया, ये x हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इनका ग्राफ देखें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो यहाँ टाइम हो गया और ये 1 अपॉन सी टी हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी नॉट, और यहां से ये, तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से एक्चुअली इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये देगा सी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी नॉट प्लस के टी। ओके, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्राफ है, वेयर द स्लोप इज व्हाट, रेट कांस्टेंट के। ओके, तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखें तो यहां से देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है सी टी, और ये क्या हो जाएगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो यहां से हम लोग इस जगह पे इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर दें, सी टी का वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी नॉट बाई 2 माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू, अब यहां से देखो के और टी हाफ, तो टी हाफ हम लोग अभी तक देखते आए हैं, टी हाफ हो सकता है या टी 0.5 हो सकता है, तो फिर ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से टी 0.5 ले लो, टी हाफ हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, यानी 2 अपॉन सी नॉट माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू के टी 0.5। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, 1 अपॉन सी नॉट
इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ, और यहां से हमारा टी हाफ टाइम पीरियड जो है वो क्या दे देगा, तो ये दे देगा 1/c0 इंटू के। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किसके लिए, तो टी हाफ के लिए रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जैसे सैपोनिफिकेशन, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टर को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, इस रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। चलिए CH3COO Na, और यहां से बनता है अल्कोहल C2H5OH। ओके, फिर देखो ओजोन का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन में, ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। ये यहां से हमारा जो रिलेशन मिला ये टी हाफ के लिए रिलेशन है, टी हाफ इक्वल्स टू के इंटू 1/k इंटू C0। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है टी हाफ के लिए, यानी हाफ लाइफ ऑफ टाइम पीरियड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन जो है सिर्फ एक वेरिएबल लिया है कि यहाँ पे इनिशियली हमारा C0 है और टाइम t इक्वल्स टू CT है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, चलो नोट करो। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्टेंट जो लिया है वो डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट हम लोगों ने 2 ले लिया है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन A0 कंसीडर करें और आफ्टर टाइम t इसमें जो चेंज हो रहा है A0 माइनस x हो रहा है, और यहाँ से ये x का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में हमारा जो रिलेशन होगा k इंटू टी, ये देगा 1/A0 माइनस x माइनस 1/A0। तो हमारा ये भी एक रिलेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लेकिन अगर ये इक्वेशन हमारा दो अलग अलग रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से हो, जैसे A प्लस बी, और यहाँ पे ये बना रहा है प्रोडक्ट P, तो अगर हम लोग देखें इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A है और इसका B है, यानी कि अब दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन है T इक्वल्स टू 0, ये अलग अलग है, तो उस केस में इनका क्या होगा, कंसंट्रेशन 0 होगा। अब मान लो कि यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है A0 माइनस x, तो यहाँ भी सेम चेंज होगा माइनस x, और ये क्या करेंगे, x का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनके लिए जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो होता है टाइम t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट k इंटू a माइनस बी इंटू लॉग b इंटू a माइनस x अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। एक्चुअली ये हमारा रेट एक्सप्रेशन आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉग के लिए। ठीक है, तो यहां से जो रेट एक्सप्रेशन देगा, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, वो देगा dx अपॉन dt, और ये दे देगा रेट कांस्टेंट k इंटू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हो गया, और इसको फिर हम लोग सुटेबल लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, जिसको हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। अब देखो यहां से हम लोगों ने रिलेशन देखा टी हाफ देखे हम लोग, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारा रिलेशन आया था 1/C0 इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू रेट कांस्टेंट k। तो यहां से देखें हम लोग, तो टी हाफ जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है किससे, C0 से। तो इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे C0, यहाँ पे टी हाफ, तो दोनों इनवर्स रिलेशन शो करेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा, यानी कि T जो है वो इंक्रीज होगा तो C डिक्रीज करेगा, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे T हाफ जो होगा रिएक्शन के लिए वो घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक रिलेशन देखो, हम लोग T हाफ के वैल्यू से आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो T हाफ जो है 0 ऑर्डर के लिए वो क्या है, तो वो है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है इसका वैल्यू है 0.693 अपॉन k। ओके, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल जो है इसका पावर 0 है। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो टी हाफ का जो वैल्यू है ये सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का जो वैल्यू है, तो देखिए वो क्या हो रहा है, 1 इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग A0 मान रहे हैं इंटू k। ठीक वैसे ही टी हाफ की जो वैल्यू है
ये आपको देता है रिलेशन थर्ड ऑर्डर के लिए। यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए दे रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर के लिए देता है 3/2 k इंटू a0 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन में देखो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो ये जो है अगर हम लोग nth ऑर्डर के लिए देखें t½ फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दे रहा है, तो यहाँ पे देखो t½ हो जा रहा है जीरो ऑर्डर के लिए, t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू द पावर 1। यहाँ पे देखो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू द पावर 0। यहां से देखो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देख लो यहां से a0 टू द पावर -1। यहां से हम लोग देखें तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर थर्ड ऑर्डर इट इज a0 टू द पावर -2। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n, where n is the order of reaction। तो यहां से हम लोग n का वैल्यू अब 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए देगा, 1 रखेंगे तो देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो -1 हो जा रहा है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, n की वैल्यू 3 रखे तो ये -2 हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये सब के लिए वैल्यू देगा। तो nth ऑर्डर के लिए जो रिलेशन है t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, that is initial concentration to the power 1 - n, where n is the nth order reaction। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं इसके हाफ लाइफ टाइम पीरियड वैल्यू से भी। उसके अलावा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीखा है कि कैसे हम लोग यूनिट का जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए। Okay, now pseudo-molecular reactions. Pseudo-molecular reaction. देखो pseudo-molecular reaction में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो डिफरेंट होगा। वो रिएक्टेंट पे, कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जिन पे ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलिटी जो होगी वो उनके बिना पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पहला स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन जो होता है, मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं एस्टर, इथाइल एसिटेट, और इसका हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो ये कन्वर्ट होता है एसिड में और अल्कोहल, तो ये हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट वो देखो क्या है, तो रेट कांस्टेंट K डैश इनटू concentration of the ester and the concentration of the water। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जब हम लोग इन दोनों के बीच रिएक्शन देखते हैं तो कंसंट्रेशन जो होता है एस्टर का, ये कंसंट्रेशन जो है ये बहुत बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यानी कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन तो प्रोसीड होता है, लेकिन वाटर के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है।
और जब वाटर के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट होगा तो तुम्हारा फाइनल रेट इक्वेशन जो है वो मिलेगा रेट इक्वेशन K इंटू CH3COOH सॉरी C2H5 दैट इज एस्टर। तो अब यहां से हम लोग देखें तो हमारा K क्या हो गया, तो ये K डैश हो गया इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H2O तो कांस्टेंट है पूरे रिएक्शन में। तो अब क्या है, रेट एक्सप्रेशन में जो वाटर का वैल्यू है यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसका पावर क्या हो गया 0 और इनका पावर क्या है 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 हो गया। लेकिन इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो वाटर के बिना ये रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तभी रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, तो मॉलिक्यूलिटी हो गई 2। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर अलग है और मॉलिक्यूलिटी अलग है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं शुगर C12H22O11 H2O, और ये क्या कर रहा है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज C6H12O6। तो अब देखो यहाँ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बन रहे हैं, वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, तो ये रेट कांस्टेंट K है और यहाँ पे क्या हो गया, केन शुगर हो गया। तो इसके कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर रहा है रेट, लेकिन वाटर के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो अब इस केस में क्या हो गया, फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या हो गया 1, मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलिटी तो ये 2 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एग्जांपल हो गया स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो। तो फिर हम लोग देखते हैं स्यूडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। चलो यहां तक नोट करो। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्यूडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये देगा 2 एंड मॉलिक्यूलिटी क्या होगी, तो दोनों अब डिफर करेंगे, मॉलिक्यूलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि अब यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी 3 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, चलो एग्जांपल देखो, सैपोनिफिकेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोप। एक्चुअली हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एथाइल एसीटेट और इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ। तो देखो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो यहां से क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट एंड इथानॉल C2H5OH। अब देखो जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अब देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन, ये हमारा इथाइल एसीटेट हो गया। अब देखो ये बेस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे हम लोग जो बेस ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व होता है, इस रिएक्शन में वाटर भी चाहिए। तो यहां से हम लोग देखें तो फिर कंडीशन वही हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन डज नॉट अल्टर, यानी कि इन रिएक्शंस में कंसंट्रेशन जो है फिर से वाटर का चेंज नहीं हो रहा है, और जब वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हमारा रेट क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट हो गया इनके कंसंट्रेशन से।
और जब इंडिपेंडेंट हो गया तो देखो अब यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2। लेकिन बिना वाटर के रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे एक गिवन टाइम में, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, यानी कि मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, तो मॉलिक्यूलिटी हो गई 3। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सैपोनिफिकेशन प्रोसेस स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, ऑर्डर जो है वो 2 होगा और मॉलिक्यूलिटी क्या होगी 3 होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, तो हमारा रेट क्या होगा, तो रेट हो जाएगा इथाइल एसीटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपली तुम हाइड्रोक्साइड ले लो। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फाइनल ऑर्डर, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इन दोनों पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में तो इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और फिर क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट एक्सप्रेशन जो है वो इनसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलिटी तो 3 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही रहेगा। ठीक है, चलो तो यहां तक नोट कर लो। तो अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो यहां तक नोट करो। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर्स influencing the rate of reaction, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब यहां पे हम लोगों को क्या देखना है, तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए डिफरेंट रेट होता है, रिएक्शन का रेट डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स, the order of reaction are different. Actually this is because of the different reactants have different bond order. जैसे मान लो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक AA बॉन्ड है और एक BB बॉन्ड। ओके, तो यहां पे देखें तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये तो सेम होगा नहीं, ये तो डिफर होगा। और जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, यानी कि फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स the bond dissociation energy are different। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये डिफरेंट होगा, तो फिर क्या होगा, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफर होगा जब हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइज ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो साइज ऑफ रिएक्टेंट स्पेशली ये वैलिड होता है फॉर सॉलिड, यानी कि सॉलिड के केस में हम लोगों को फॉर सॉलिड, यानी कि हम लोगों को सॉलिड के केस में देखना पड़ता है साइज ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहां पे क्या होगा, साइज ऑफ रिएक्टेंट अगर ये स्मॉलर हो, वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल, ठीक है, यानी कि फाइन पाउडर्ड पार्टिकल। तो अगर इस तरह का रिएक्टेंट है हमारा, फाइन पाउडर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया
ये इंक्रीज करेगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि हमारे पास क्या चाहिए, साइज ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, फाइन पाउडर्ड फाइनली डिवाइडेड रिएक्टेंट चाहिए, जिससे उसका सरफेस एरिया लार्जर हो, और फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहां पे ध्यान से देखो तो क्या है कि सॉलिड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो सॉलिड से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लिक्विड। वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम चाहिए, और सबसे कम चाहिए किसके लिए, गैसेस के लिए। तो अब यहां से क्या हो गया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है गैसेस के केस में कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस इन पे डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा रेट जो होता है, हायर रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। हायर द कंसंट्रेशन हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर, द रेट ऑफ रिएक्शन is also very high because the number of molecules per unit volume is very large, and when the number of molecules per unit volume is larger, then the collision frequency, that means the number of molecules collide between each other per unit time is very large, and so it increases the rate of reaction। तो यहां से बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखो, यहां पे हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। तो देखो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड और लिक्विड पे। ठीक है, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट जो है सॉलिड हो, इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड reactants there is no effect of pressure on reaction rate। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस है तो फिर हम लोग अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, एंड फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी कि क्या हो गया, फॉर गैसियस रिएक्टेंट pressure increases, the rate of reaction also increases because the collision frequency increases, the number of molecules per unit volume is increases, and finally the rate of reaction is increases। okay, तो चलो यहां तक नोट करो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही, चलो नोट कर लो। थैंक यू।